हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्र राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हें प्रभुत्व संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया। क्या बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्र राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने? 16। ये आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो ये आप याद रखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना? 16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मगध साम्राज्य पर एक टिप्पणी लिखें। क्या बोल रहा है? मगध साम्राज्य पर एक टिप्पणी लिखें। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था? मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिण बिहार के पटना तथा गया जिला सम्मिलित थे। क्या थे इसमें? दक्षिण बिहार के पटना तथा गया जिला सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया। क्या हुआ? 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद एक बहुत शक्तिशाली बन गया। इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे। क्या थे? इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। इसकी प्राचीन राजधानी, क्या बोल रहा है, इनकी प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी। क्या थी? इनकी प्राचीन राजधानी कहाँ थे? राजगिरी थी। कहाँ पे? राजगिरी थी। ये भी आप याद रखिएगा। राजगिरी के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो कि प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदी के पानी से होती थी। क्या होती थी? इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदी के पानी से होती थी तथा इसमें बहुत अच्छी फसलें उगती थी। क्या होती थी? इसमें बहुत अच्छी फसलें उगती थी। गंगा और सोन नदी से, क्या बोल रहा है, गंगा और सोन नदी में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की समृद्धि का कारण थी। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। आप इसको 2 बार पढ़िएगा प्यारे बच्चों, आपको ये याद हो जाएगा। हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या बोल रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया या क्यों कहा जाता है। ये भी आपके इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहे जाने के पीछे कई कारण हैं। क्या बोल रहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहे जाने के पीछे कई कारण हैं। वह गुप्त वंश के एक महान राजा थे। क्या थे? समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान राजा थे जिन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक किया था? 335 से लेकर 380 तक शासन किया और अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। क्या की? उसने अपने सैन्य माध्यमों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सैन्य उपलब्धियां और साम्राज्य विस्तार की नीति ने उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट की, क्या बोल रहा है, उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट की तरह एक महान योद्धा और विजेता के रूप में स्थापित किया। आगे भी देखते हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी। क्या बोल रहा है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित करना। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई शक्तिशाली राज्यों को हराया और अपने साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी अपना सिक्का जमाया और कई राजाओं को
पराजित किया। हालांकि इन्होंने साम्राज्य में क्या बोला, हालांकि इन्होंने साम्राज्य में शामिल करने के बजाय करद राज्य के रूप में छोड़ दिया, करद राज्य के रूप में छोड़ दिया। विशाल साम्राज्य की स्थापना, क्या था, विशाल साम्राज्य की स्थापना। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो पश्चिम में गंधार से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक फैला था? पश्चिम में गंधार से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ था। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक योगदान क्या दिया था। समुद्रगुप्त एक कला प्रेमी भी थे और उन्होंने शासनकाल में कई सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। तो ये था प्यारे बच्चों कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्या क्यों कहा जाता है, उसके बारे में था डिफिनेशन। प्यारे बच्चों आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा। आप राज्यों में क्या बोल रहे हैं, गण और संघ राज्यों में शासन कैसे चलता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गण और संघ राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गुणों से संबंधित थे। कौन कौन? भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गुणों से संबंधित थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों को समझावे। क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को समझावे। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, चंद्रगुप्त जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक महान शासक था। क्या था? विक्रमादित्य एक गुप्त वंश का एक महान शासक था। इनका शासनकाल 375 से 412 ईस्वी तक चला था। कब से? 375 से 412 ईस्वी तक चला था। इन्होंने राजकुमारी कुबेरंगा से विवाह किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने ही गुप्त संबंध चलाया था। इनके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। इन्हीं के शासनकाल में नवरत्न रहते थे। इनके शासन में ही चीनी यात्री भारत आया था। क्या हुआ था? इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इतिहास के लेखन में क्या बोल रहा है, इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। आइए इसको देखते हैं। इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? इतिहास के लेखन में अभिलेख का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय में जो घटनाएं घटती थी राजा उन्हें अभिलेख में लिख देते थे। अभिलेख लिखने की शुरुआत अशोक ने की थी। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे देखिए आगे क्या बोला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेख का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धि को समझावें। क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धि को समझावें। आइए देखते हैं इसका आंसर राइट सा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था इसका जन्म। कब? ये आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए देखते हैं इनका शासनकाल। क्या बोल रहे हैं? इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व तक चला था। कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व तक चला था। यह जैन धर्म का अनुयायी थे। कौन था? ये जैन धर्म का अनुयायी थे। कौटिल्य की मदद से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया। किसको किए? कौटिल्य की मदद से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में हमें पता चलता है। किस में चलता है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका में हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 198 ईसा पूर्व शिलालेखन के द्वारा हो गई थी। इनकी उपलब्धियों को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। इनकी क्या बोला? उपलब्धियों को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। देखते हैं इनकी उपलब्धियां। इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी कि यह एक महान योद्धा थे। कौन थे? ये एक महान योद्धा थे। कि प्रमुख उपलब्धि थी कि यह एक लोक कल्याणकारी राजा भी थे। तो ये था इनके प्रमुख उपलब्धियां। तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उसकी उपलब्धियों को हमने समझा दिए हैं, जो कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम सबका क्वेश्चन नंबर 8। सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखें।
क्या बोला है, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखें। आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अब इसको डिफिनेशन देते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था सुदर्शन झील का निर्माण? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। यह झील गुजरात के किनारे, गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर स्थित है। यह झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जब यह झील टूट गया था तो इस स्कंदगुप्त नामक एक शासक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। किसने? स्कंदगुप्त नामक शासक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये था सुदर्शन झील के बारे में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। क्या बोल रहा है कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए एक सिद्धांत बनाए। इन्हीं सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सर संक्षेप था। क्या था? सभी धर्मों से सर संक्षेप था। आइए देखते हैं अशोक विशेषता क्या थी। सार्वभौमिकता। अशोक का धर्म सार्वभौमिक था। क्या था? अशोक का धर्म सार्वभौमिक था क्योंकि इसमें सभी धर्मों के अच्छे गुण का समावेशन था जो सभी धर्मों में समान रूप से देखने को मिलता है। तो ये था सार्वभौमिकता। अहिंसा के बारे में देखते हैं। अहिंसा अशोक के धर्म में एक प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्म में न केवल मनुष्यों वरना पशुओं की हत्या करना भी निषेध था। इसमें सिर्फ मनुष्यों की हत्या करना पाप नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी हत्या करना पाप था। आगे देखते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता अशोक के धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। आगे है नैतिकता। अशोक के धर्म की सबसे बड़ी थी। अशोक की धर्म सबसे बड़ी धर्म थी। तो ये था प्यारे बच्चों अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं उसके बारे में डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन का नाम है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किए। आइए देखते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए उसको देखते हैं। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए तन मन धन से कार्य किया। क्या क्या? कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तन मन धन से कार्य किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा सर्वत्य की यात्रा की और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन स्वयं भी किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के क्या बोल रहे हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाखों, स्तंभों, गुफाओं तक खुदवाया। उसने अनेक स्तूपों बनवाए। उन्होंने बांध शिक्षाओं को आर्थिक सहायता दी। बांध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगति का आयोजन भी किया। लंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। तो ये था प्यारे बच्चों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हम सबका कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। क्या हुआ कि कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। कलिंग युद्ध में हुआ रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्धघोष के स्थान पर धर्मघोष करने का निश्चय किया। क्या क्या कि कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्धघोष के स्थान पर धर्मघोष करने का आयोजन किया। इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार करना बंद कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गए। क्या हुआ? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसके प्रचार कार्य में जुट गए।
अशोक अशोक प्रजा पालन बन गया और जनहित संबंधी अनेक कार्य किए। तो ये था, क्या बोलता है, कलिंग युद्ध के अशोक पर जीवन में पड़ा प्रभाव के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चाणक्य पर टिप्पणी लिखें। देखते हैं। चाणक्य की तक्षशिला का निवासी था। क्या था? चाणक्य तक्षशिला का निवासी था। यह एक ब्राह्मण का पुत्र था। अपने समय के यह बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की जिससे चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने में कामयाब हुआ। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्या बोल रहा था कि चाणक्य पर एक टिप्पणी लिखें, उसके बारे में था यह डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन है हम सबका क्वेश्चन नंबर 12 कि कलिंग पर एक टिप्पणी लिखें। देखते हैं कलिंग पर टिप्पणी। कलिंग एक प्राचीन भारतीय राजा था जो वर्तमान उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। कलिंग की सबसे महत्वपूर्ण घटना अशोक का कलिंग युद्ध है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में अशोक की सेना ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने शासनकाल में अहिंसा के, करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। अशोक के इस परिवर्तन ने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि भारतीय संस्कृति को भी प्रभावित किया। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। कलिंग की विचार आज भी उड़ीसा की संस्कृति और इतिहास में देखी जा सकती है। कलिंग की समृद्धि, संस्कृति, धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये था प्यारे बच्चों कलिंग का राइट आंसर। कलिंग पर टिप्पणी लिखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। मौर्य वंश के राजाओं के जीवनी एवं उपलब्धि के प्रकाश डालें। क्या बोला? मौर्य वंश के राजाओं के जीवनी एवं उपलब्धि पर प्रकाश डालें। आइए देखते हैं इसका आंसर। मौर्य वंश के राजाओं के जीवनी एक उपलब्धि पर प्रकाश डालें। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 बीसी से 298 बीसी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासन धनानंद की हत्या करके किया था। किसने कब किया था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या करके किया था। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हिलना ने लिया से विवाह किया एवं इसको 5000 क्या बोल रहा है इनको। इन्होंने सेल्यूकस निकेटस की पुत्री हिलालेन से विवाह किया एवं इनको 500 हाथी उपहार में दिए। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। इनकी मृत्यु 298 बीसी को सरवनबेला नामक स्थान पर हो गई थी। कि मृत्यु शिलालेखन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? शिलालेखन के द्वारा हुई थी। दूसरा देखते हैं बिंदुसार। इनका शासनकाल 298 से 273 बीसी तक चला था। इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया था। इनको शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में यूनानी राजदूत डायमीटर आए थे। पुराणों में 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। इनके शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ। पहले मित्रों का दमन इसके बड़े पुत्र सुशील ने किया। दूसरा विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व को हो गई थी। तीसरा है अशोक। अशोक एक महान शासक था। इनका शासनकाल 273 से 336 बीसी तक चला था। यह एक बिंदुसार के पुत्र थे। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। क्या हुआ कि कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। यह मौर्य वंश की तीसरा राजा था। इन्होंने 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राजा खारवेल की हत्या कर दी। इन्होंने इस युद्ध में
1.5 लाख आदमी की हत्या कर दी। इस 1 लाख आदमी को बंदी बना लिया। इस युद्ध से अशोक का दिल पिघल गया एवं उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी किसी की हत्या नहीं करूँगा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया अपना लिया। अपना पूरा उम्र अपनी प्रजा की सेवा एवं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। अशोक महान के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 236 ईस्वी को हो गई। इनके 2 पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा। इन्होंने युद्ध विजय के स्थान पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पर ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 15 भाई कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे। आइए इसका आंसर देखते हैं। मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनने के निम्न कारण थे। आइए देखते हैं। भौगोलिक स्थिति। मगध महाजनपद की स्थिति गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर थी। क्या थी? गंगा नदी के मगध महाजनपद की स्थिति गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर थी, जो व्यापार और कृषि के लिए उपयुक्त थी। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल संसाधन थे, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा है खनिज संसाधन। मगध क्षेत्रों में लोहे के अयस्क के भंडार थे, जिससे शस्त्रों और औजारों के निर्माण में मदद मिली। लोहे के उपयोग ने कृषि और सैन्य शक्ति में वृद्धि की। तीसरा है आर्थिक विकास। मगध की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, जिससे कृषि और व्यापार की महत्वपूर्ण योगदान थी। इस क्षेत्र में व्यापार मार्गों का जल बिछा था, जिससे आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। चौथा है सैन्य शक्ति। मगध के शासकों ने एक मजबूत सैन्य बल का निर्माण किया, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ शामिल थे। सैन्य शक्ति ने मगध को अपनी पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करने में मदद की। पांचवा है राजनीतिक नेतृत्व। क्या है? पांचवा राजनीतिक नेतृत्व। मगध के शक्तिशाली के कुशल राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा शामिल थे। इन शासकों ने अपनी पड़ोसी राजाओं को जीतकर मगध की शक्तिशाली को बढ़ाया। छठा था प्रशासनिक सुधार। मगध के शासकों ने प्रशासनिक सुधार को लागू किया, जैसे कि एक मजबूत केंद्रीय प्रांतीय प्रशासन और कर संग्रहण प्रणाली। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई और सैन्य शक्ति को बनाए रखने में मदद मिली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कि मगध महाजनपद शक्तिशाली बनने का क्या कारण थे। तो यही थे प्यारे बच्चों, हम जो 5-6 पॉइंट बताए, आप अपने बोर्ड एग्जाम में सारे डिफेंड कर दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मौर्य वंश के पतन के 5 प्रमुख कारण लिखें। आइए देखते हैं। मौर्य वंश के पतन के कई कारण थे, जिसमें 5 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार के बाद मौर्य वंश के उत्तराधिकारियों में कमजोरी आई। अशोक के बाद के शासनकाल कमजोरों और अक्षम थे, जैसे साम्राज्य की एकता और शक्ति में कमजोरी हुई। दूसरा था प्रांतीय शासकों की विद्रोह। मौर्य साम्राज्य विशाल था और इसके प्रांतीय शासक अक्सर केंद्र के प्रति असंतुलित रहते थे। अशोक के बाद शासकों की कमजोरी के कारण प्रांतीय शासकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य की एकता खतरे में पड़ गई थी। तो यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है सैन्य शक्ति की कमजोरी। मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति अशोक के शासनकाल में कमजोर हुई, जब उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई। इसके बाद के शासकों ने सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं किया, जिससे साम्राज्य की रक्षा क्षमता कमजोर हुई। और चौथा था आर्थिक समस्या।
मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सैन्य और प्रशासनिक ढांचा था, जिसका रख रखाव महंगा था। अशोक के बाद के शासनकाल की कमजोरी और प्रांतीय शासकों के विद्रोह के कारण आर्थिक समस्या बढ़ी, जिससे साम्राज्य की स्थिति खतरे में अब पड़ गई। तो यह था चौथा कारण। पांचवा कारण था पुष्य, क्या बोल रहा है, पुष्य मित्र शुंग का विद्रोह। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्य वंश शुंग ने की, जो एक सैन्य सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य वंश का पतन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 2 का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम 100% की लिख के गारंटी देते हैं कि आप अगर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इससे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।